रशिया और चाइना, ये दो ऐसे नाम हैं जो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद साथ में मिल जाते हैं। अब तक जहां एशिया में इंडिया को रशिया का सगा समझा जाता था, वहीं अब ये टाइटल कहीं ना कहीं चाइना ने ले लिया है और इसका रीजन है चाइना और रशिया के बीच होने वाला बड़ा ट्रेड। देखिए 2021 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी थी तो दुनिया भर के सैंक्शंस नेटो और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पर लगा दिए थे। इसी के साथ टॉप कार कंपनीज ने इस देश को पूरी तरह बायकॉट कर दिया था। अमेरिका चाहता था कि रशिया की इकोनॉमी धड़ाम से कोलैप्स कर जाए, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में जो देश उसका सेवियर बना वो था चाइना। इसने न केवल चाइना के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप का दुनिया के सामने ऐलान किया, बल्कि रशिया के प्रोडक्ट्स को अपना मार्केट मुहैया कराया। आज आलम यह है कि ना तो चाइना रशिया को कभी युद्ध के लिए क्रिटिसाइज करता है, बल्कि उल्टा नेटो को भी खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहता। इससे ये दोनों देश हालांकि अब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर लगते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? चाइना का तो हमेशा से पीठ पर छुरा घोंपने का रिकॉर्ड रहा है। ऊपर से कई रिपोर्ट्स भी आज बताती हैं कि आने वाले वक्त में ये देश ही रशिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है। मगर ऐसा कैसे? क्या सच में चाइना का ड्रैगन रशिया को खा सकता है? अगर हाँ, तो क्या इन दोनों देशों में जल्द ही जानी दुश्मनी देखने को मिल सकती है? चलिए इसकी पूरी सच्चाई आज के वीडियो में जान लेते हैं। देखिए जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है और वो ये है कि दुनिया के चेस बोर्ड पर जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। जो आज दोस्त लग रहे हैं वो कल दुश्मन बन सकते हैं और जिनसे वाइब दुश्मन वाली आती है वो भी फायदे के लिए दोस्त बन जाते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल रशिया और चाइना ही है। अब दोनों हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन इतिहास बताता है कि चाइना और रशिया कभी इतने अच्छे दोस्त थे नहीं। खुद 1962 के इंडिया चाइना वॉर में रशिया का फेवर ज्यादा भारत की तरफ था और सोवियत यूनियन के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने तो चाइना को साफ कर भी दिया था कि वो भारत के साथ अपनी अग्रेसिव पॉलिसी को बंद कर दे। तब चाइना को इस बात की मिर्ची लगी थी कि क्यों रशिया भारत को ज्यादा तवज्जो देता है और नेहरू क्यों निकिता क्रुश्चेव के ज्यादा क्लोज हैं। बट नाउ कट टू प्रेजेंट, तो आज यही चाइना रशिया का सगा बनता है। दोनों के बीच ये जो नया याराना दिख रहा है, इसकी डेवलपमेंट 2020 के बाद से ही शुरू हुई है और ये काफी प्लान सी लगती है। अगर इसे पॉलिटिकली देखा जाए तो आज दोनों देश वन पार्टी गवर्नमेंट है। दोनों में एक ही लीडर है जो देश को चला रहा है और इतिहास उठाकर देखें तो दोनों ने टाइम टाइम पर यूरोप एशिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए पूरा दम लगाया है। फिर चाहे वो चाइना का तिब्बत को हड़पना हो या फिर रशिया का पड़ोसियों देशों में एक्सपेंशन। स्पेशली अगर हम रशिया की बात भी करें तो इस देश ने भी हमेशा यही चाहा कि वो यूरेशिया को कंट्रोल कर ले। हालांकि वो लंबे समय तक नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा सोचने की वजह ये थी कि यूरेशिया पर कंट्रोल में होने से रशिया किसी भी वेस्टर्न कंट्री से अपनी रक्षा कर सकता था। लेकिन फिर 1990s में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के हाथ से निकल जाता है। यहाँ कमाल की बात ये थी कि ये हिस्सा केवल रशिया से अलग ही नहीं हुआ, बल्कि एक एक करके उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया। इसमें केवल बेलारूस ही था जिसने नेटो का हाथ नहीं थामा। बाकी इसके अलावा जो देश नेटो को ज्वाइन करने का सोच भी रहे थे, उन्हें रशिया ने अपने हिस्से में मिलाना शुरू कर दिया। इसमें यूक्रेन सबसे फ्रेश एग्जाम्पल है, जो अपनी देश की सुरक्षा के लिए नेटो का दरवाजा खटखटा रहा है। इसी के ऑपोजिट अगर हम चाइना का एग्जाम्पल ले लें तो ये देश में भी इस तरह बॉर्डर डिस्प्यूट से घिरा हुआ है। भारत के साथ अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के केस को लेकर चाइना की क्या एक्सपेंशन नीति है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इससे हटकर अगर हम इसके समुद्री एरिया की तरफ ध्यान दें तो इस देश के पास दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, जहां से ये पूरा ट्रेड करता है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ समुद्र में जापान, फिलीपींस, ताइवान जैसे कई आइलैंड्स हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से कई ऐसे चोक पॉइंट्स बनते हैं जहां पर चाइना अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि अमेरिका नाम की घंटी उसके गले में है। मगर ताइवान को वो अक्सर धमकाता रहता है ताकि अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए एटलीस्ट उसे एक आइलैंड तो मिल जाए। पर यहाँ भी मसला ये है साहब कि अगर चीन मिलिट्री के थ्रू ताइवान को वापस चीन में शामिल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ताइवान की सपोर्ट को आएगा और हो सकता है कि उसके कहने पर ये द्वीप सभी चौक पॉइंट्स भी बंद कर दे ताकि चाइना की ऑयल एंड गैस की सप्लाई को रोक दे।
यही नहीं, खुद नीचे मौजूद सिंगापुर, मलेशिया और इंडियन नेवी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इस इलाके को बंद कर देंगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर जाएगी। कुल मिलाकर इसलिए चाइना पूरे समुद्र पर अपना इन्फ्लुएंस और एक्सपेंशन चाहता है, और रशिया की ही तरह चाइना को भी लगता है कि अमेरिका और उसके सपोर्टर देश साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़े देशों को घेर रहे हैं और उन्हें ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड करना चाहते हैं। इसी के चलते इन दोनों देशों में करीबी बढ़ती जा रही है। लेकिन सच कहें तो ये एक ही वजह नहीं है जिसके चलते चीन और रशिया के बीच दोस्ती बढ़नी शुरू हुई है, बल्कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की कमजोरी भी हैं। जी हाँ, दरअसल चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री है, और सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी चीन दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन बदकिस्मती से चीन के पास कोई बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं, और इसलिए वो अपने 70% एनर्जी रिसोर्सेज बाहर से इंपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ उसे ये नेचुरल रिसोर्सेज रशिया से मिलते हैं, क्योंकि जितना बड़ा उसका एरिया है उतना ही रिसोर्सेज से मालामाल ये देश। यू वोंट बिलीव, पर रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व हैं। इसके अलावा कोल और तेल के रिजर्व्स की भी रशिया के पास कोई कमी नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि रशिया की इकोनॉमी और पॉपुलेशन दोनों ही चीन से बहुत छोटी है, यानी कि वो इन रिसोर्सेज को बेचता है और इसमें उनका सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। ऊपर से इंटरेस्टिंग चीज ये है साहब कि रशिया के ज्यादातर नेशनल रिसोर्सेज उसके साउथ में है, और ये जो रीजन है वो चीन के इंडस्ट्रियल सिटी से बहुत करीब है। ऐसे में इन दोनों कंट्रीज में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि चीन अपने पैसे और लेबर के जरिए तेल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज को निकालकर पाइपलाइन के थ्रू चाइना भेजेगा, और रशिया इन पैसों को यूक्रेन वॉर में यूज करेगा। इससे जाहिर है कि चीन की पर्शियन गल्फ पर तो डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही इजीली उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। वहीं रशिया के पास इससे बैठे बैठे इतना पैसा आ रहा है कि वो यूक्रेन वॉर को आसानी से फंड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जितनी बड़ी दोस्ती इन दोनों देशों के बीच दिख रही है, लॉन्गर रन में शायद वो ना रह पाए, और इसका रीजन भी हिस्ट्री में हमें साफ मिलता है। दरअसल बात यह है साहब कि 1858 में चाइना की चिंग डायनेस्टी बहुत मुश्किल में थी। एक तरफ चीन में जबरदस्त सिविल वॉर चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश और फ्रांस के खिलाफ ओपियम वॉर लड़ रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रशिया ने इस बॉर्डर पर अपने हजारों फौजी भेजे। चिंग डायनेस्टी से यह डिमांड किया गया कि वो सारी जमीन रशिया को दे दे, वरना उसे एक और वॉर का सामना करना पड़ सकता है। अब इस एरिया को तब आउटर मंचूरिया कहा जाता था। चिंग डायनेस्टी को पता था कि वो एक और वॉर लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और इसलिए उसने 1860 में एक ट्रीटी साइन करते हुए ये सारा एरिया रशिया को दे दिया। हालांकि तब चाइना नहीं जानता था कि उसका ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे चलकर पूरी दुनिया को पता चला कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, तो जनाब आज ये वही एरिया है जहां पर रशिया की पैसिफिक ओशियन की सबसे बड़ी रशियन पोर्ट है, और यहीं पर अब रशियन पैसिफिक फ्लीट की सबसे बड़ी सबमरीन रुकती है, जिसके थ्रू रशिया पूरे पैसिफिक ओशन और खास तौर पर अमेरिका पर नजर रखता है। इस ट्रीटी से पहले जहां चाइना यहां से जापान सी तक नजर रखता था, वहीं इसके बाद चाइना की सी ऑफ जापान तक सारी एक्सेस खत्म हो गई। आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरा, वैसे ही चाइना में भी कम्युनिज्म आया और माओ जेडोंग सत्ता में आए। लेकिन इससे पहले गुजरे 100 सालों को चाइना कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि इस पूरे 100 सालों में चीन के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। आज भी चाइनीज इन सालों को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन कहते हैं, और इसी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का एक कसूरवार चीन का आजकल का करीबी दोस्त रशिया भी रहा है, क्योंकि उसने चीन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन हथिया ली थी। और कहीं ना कहीं चाइनीज लीडर्स भी आउटर मंचूरिया के वाक्य को बिल्कुल नहीं भूले थे। इसलिए जब माओ जेडोंग सत्ता में आए थे तो तब चाइना और रशिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। 1960 में तब और ज्यादा खराब हो गए, जब माओ ने एक मीटिंग में जापानी ऑफिशियल्स के सामने ये कमेंट्स कर दिए कि रशिया ने इल्लीगली चाइना की जमीन हथिया रखी है, और 100 साल गुजरने के बावजूद ये इशू सॉल्व नहीं किया गया है। रशिया को जब इन कमेंट्स का पता चला तो बहुत हंगामा हुआ, और मामला इतना बढ़ गया कि 1969 में चाइनीज और रूस आर्मी आउटर मंचूरिया के बॉर्डर पर इस आइलैंड के मामले पर बिल्कुल आमने सामने आ गए। आलम तो ये था कि आज सगे बनने वाले इन दोनों देशों की आर्मीज कई हफ्तों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं, और दर्जनों फौजी दोनों तरफ से मारे गए। मतलब रशिया और चाइना दुनिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट कंट्रीज देश तब एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे, और हालात तो यहां तक बिगड़ गए थे कि लड़ाई न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही थी। दरअसल सोवियत को डर था कि माओ जेडोंग ने जैसे कमेंट्स दिए वैसे ही क्या पता वो आउटर मंचूरिया को भी रशिया से छीन न ले।
उसका डरना भी तब लाजमी था, क्योंकि रशिया ने केवल तब 3.5 लाख फौजी इस बॉर्डर पर लगाए थे, जबकि दूसरी तरफ चाइना 10 लाख चाइनीज फौजी को सरहद पर लगाकर बैठा था। हालांकि तब रशिया भी सबसे बड़े पावर में से एक था, लेकिन उसने सोच लिया था कि पूरे मामले को केवल न्यूक्लियर बॉम्ब से ही रोका जा सकता है। शायद रशिया ये कदम उठा भी लेता, लेकिन खुशकिस्मती से बात इस तरफ नहीं गई और मामला ठंडा हो गया। फिर 1991 में आउटर मंचूरिया ऑफिशियली रशिया के अंडर आ जाता है, लेकिन चाइना जैसे देश के लिए ऑफिशियल बॉर्डर बनने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो कभी दोबारा इस हिस्से को लेने की कोशिश नहीं करेगा। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के केस में जिस तरह से चाइना का स्टैंड बदलता रहा है, उससे तो साफ है कि ये देश अपने ही दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने में भी देर नहीं लगाएगा। वहीं रशिया खुद भी उन देशों में से एक है जिसने यूक्रेन के साथ अपनी दोस्ती तोड़कर उसी पर हमला किया और उसके कई हिस्से भी लिए। तो जाहिर है कि वो खुद किस मुंह से चाइना के ऊपर उंगली उठा सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि शायद फ्यूचर में चाइना हिस्टोरिकल क्लेम के बेसिस पर आउटर मंचूरिया को वापस लेने की कोशिश कर सकता है और तब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। अब चाइना का तो सबको पता है साहब कि अपने प्रॉफिट के लिए ये देश किस हद तक जा सकता है। वहीं चाइना के पास एक और रीजन है जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकता है, और वो है वाटर शॉर्टेज। दरअसल आज के हालात ये हैं कि दुनिया की 20% पॉपुलेशन चीन में रहती है, मगर चीन के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 7% फ्रेश वाटर है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैसे वैसे ये वाटर शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ रही है। आलम तो यह है कि पिछले कुछ सालों में चीन में बारिश बहुत कम हुई है और पानी हासिल करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी है कि चाइना पानी के लिए रशिया की तरफ मुड़ सकता है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बेकल है। आज इस लेक में इतना पानी है कि कई दशकों तक चाइना इसका लुत्फ उठा सकता है, और यही एक वजह भी है कि बहुत वक्त से चाइना इस झील पर नजर गड़ाए बैठा है। इसी के तहत 2017 में चाइना ने अनाउंस भी किया था कि वो यहाँ पर पाइपलाइन बनाएगी जिसके थ्रू पानी चीन तक सप्लाई किया जाएगा। लेकिन जिससे पहले चाइना ऐसा करता, इसके खिलाफ लोकल रशियन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। वो इसके सख्त खिलाफ हुए और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए। इसके बाद ही रशियन गवर्नमेंट हरकत में आई और उसने ये प्रोजेक्ट बैन कर दिया। लेकिन अब इसके विपरीत जैसे जैसे चीन में पानी की सिचुएशन खराब होती जा रही है और रशिया की डिपेंडेंसी चीन पर बढ़ती जा रही है, वो वक्त दूर नहीं जब रशियन गवर्नमेंट चीन को दोबारा ये पाइपलाइन बनाने की परमिशन दे सकता है। रशिया को फिलहाल चीन की हर बात माननी पड़ रही है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से टूट सकती है। इसलिए इसे चलाने के लिए चीन का उससे तेल और गैस खरीदना, उसे ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ चीन को कम प्राइस पर एक सेफ रूट के थ्रू गैस और तेल मिल रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में उसे फ्रेश वाटर भी मिलना शुरू हो जाए। इसलिए दोनों कंट्रीज फिलहाल एक दूसरे की जरूरत बनी हुई है, लेकिन जरूरत से ज्यादा निर्भरता दोनों ही देशों में दुश्मनी का कारण भी बन सकती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कंट्रीज की दोस्ती और रिलेशंस सिर्फ अपने फायदे के लिए होते हैं। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जितने रिलेशनशिप आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सब नीड बेसिस पर ही हो रहे हैं, और हो सकता है कि आगे ये दोस्त ही दुश्मन बन जाएं, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं रहता और अपने फायदे के लिए देश कुछ भी कर सकते हैं। इस बारे में अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।